चलिए जी 710 की रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ऐसे 710 किससे डील करता है? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दो प्रकार की हो सकती है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये ऐसे डील करता है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव याद रखिए, दो ही ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना कि जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है वो आपने फॉलो किया है या नहीं किया है। और दूसरा, उसकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल में रिवाइज भी करेंगे। नाउ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वो अमाउंट और डिस्क्लोजर है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए गए हैं और वो बिलोंग करते हैं किससे? वन और मोर प्रायर पीरियड से, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर से बोलता हूँ, अच्छी कार्य। हाँ जी, सॉरी। सो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वो अमाउंट और डिस्क्लोजर है जो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, बिलोंग करते हैं किसी एक प्रायर पीरियड या एक से ज्यादा प्रायर पीरियड से, एंड दे आर बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नाउ दे मे बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन इज आपका कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या है? अगेन वो अमाउंट और डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड से रिलेट करते हैं, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए गए हैं ओनली फॉर रीडिंग पर्पसेस। रीड ओनली जो है वो उसकी इंटेंशन है इन रिलेशन टू अमाउंट और अदर डिस्क्लोजर्स इन द करंट पीरियड। ओके, देन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो अमाउंट और डिस्क्लोजर जो बिलोंग करते हैं प्रायर पीरियड्स को इंक्लूड किए गए करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड दे आर रेफर्ड इन ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, लीजिए अब जरा ये डिफरेंस जो है ये मैं आपको बहुत बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम उसको ऑडिट प्रोसीजर रिपोर्टिंग के साथ कवर कर लेंगे। डिफरेंस इतना सा है इनके अंदर, देखो भाई, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे उनको हम लोग रेफर नहीं करते हैं। किसके अंदर? आपके ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अदर देन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हम रेफर कर देंगे, अदर देन एक्सेप्शनल केसेस उनको रेफर नहीं करते हैं। और जो आपके कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग रेफर करते हैं हमेशा करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अंदर भी। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये इंडिया के एफआरएफ के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। राइट, चलिए, तो ये हो गया हमारा ऐसे का बेसिक रिवीजन। अब हम चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज करने के लिए। कराता हूं, इधर देखिए, एसए 70 में ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाएगा ऑडिटर, हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एसए 710 में ऑडिट प्रोसीजर सबसे पहला हमने ये देखना है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ देम। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू चेक whether comparative information is as required by the applicable financial reporting framework and that is appropriately classified। पहली चीज तो मैं यही चेक करनी है। ओके, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चले जाओ 510 में, बस बातें 510 की हैं, लगानी यहां पे है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे हमारी जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एग्री करती है अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन दी प्रायर पीरियड से, हाँ या ना। हमें ये चीज चेक कर लेनी है। और साथ साथ में वही अकाउंटिंग पॉलिसी वाला बेटा एक बार जगराता कर दो, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए हम लोग चेक करेंगे वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है या नहीं है। हमारा पहला ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट। ओके, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर में क्या बोला गया कि ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है कि कोई पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है हमारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ये प्रोसीजर्स में अलग अलग करके नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये प्रोसीजर में पूरी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर ऑडिटर को लगता है कोई पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर जो है उस केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और चेक करेगा वेदर एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन दी प्रायर पीरियड और नॉट। कम ऑन। एंड साथ साथ में ऑडिटर को क्या बोला गया कि क्योंकि आप ऑडिटर बाबू हो और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने पिछले साल का ऑडिट किया था, तो आप लोगों को एसए 560 की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल जो है वो कर लेनी चाहिए। अब एसए 560 क्या बोलता था? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में क्या होता था कि आप लोगों को जो है सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो पार्ट में बांट के दिए गए थे। नंबर वन, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, फिर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद, और उनको भी दो पार्ट में बांट दिया था, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू होने तक और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद। और इवन जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक के इवेंट थे उनको भी दो पार्ट में बांट दिया था, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। कम ऑन,
एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग, याद आ रही है कुछ बातें? एडजस्टिंग जिनकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन एडजस्टिंग जिनकी कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओके अच्छा जी, तो हमारी 2 रिक्वायरमेंट ये होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल, मुझे लगता है एमसीक्यू फॉर्म में जो आईसी आपसे पूछने की कोशिश करेगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन को लेकर। रिटन रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से अब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को डाइसेक्ट करो। पार्ट 1 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ा काम, ओपिनियन देना पड़ेगा सारे पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। रिटन रिप्रेजेंटेशन शुड कवर ऑल द पीरियड्स, साथ में कम ऑन। ओके एंड उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, छोटा काम, आपको ओपिनियन देना है सिर्फ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन शुड कवर ओनली द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट कैन ऑडिटर आस्क फॉर स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन एनी प्रायर पीरियड आइटम? यस। ओके डन। लीजिए अब चलते हैं इस एसे के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो पार्ट है क्या? वो पार्ट है हमारा ऑडिट रिपोर्टिंग। आपके एग्जाम में बार बार लगातार पूछते हैं। अब ऑडिट रिपोर्टिंग की रिवीजन करते हैं। ऑडिट रिपोर्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की। ओके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। अमाउंट्स और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड के हैं, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। इंटेंशन जो है इनको लेके वो रीड ओनली वाली है। ओके अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिए कि इनकी रिपोर्टिंग जो है वो कैसे होनी है। जनरल रूल ये है कि ऑडिट ओपिनियन में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि देखिए ऑडिट रिपोर्ट जो प्रायर पीरियड की है वो मॉडिफाइड थी। ऑडिट रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज मॉडिफाइड, और जिस मैटर की वजह से वो मॉडिफाइड थी वो आज भी अनरिजॉल्व है। जिस मैटर की वजह से मॉडिफाइड थी वो आज भी अनरिजॉल्व है। तो पहला हमारा जो कंक्लूजन है वो ये कि आपकी करंट ऑडिट रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। अच्छा, अब हमारा जो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन वाला सेक्शन आता है 700 को ध्यान में रखिए, 705 को ध्यान में रखिए, दोनों को ध्यान में रखना है। हमारा जो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन वाला पैराग्राफ आता है उसके अंदर की लैंग्वेज क्या होगी? करंट ईयर का रिपोर्ट जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मॉडिफाइड थी, तो उसके अंदर की लैंग्वेज क्या होगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, आपको उस बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में ये लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पे कि आपके जो प्रायर पीरियड की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, जिस मैटर की वजह से मॉडिफाइड थी, वो मैटर आज भी रेलेवेंट है, वो मैटर आज भी रेलेवेंट है, वो मैटर आज भी जो है वो मटीरियल है। तो उस केस में आपको करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन के सेक्शन में करंट पीरियड फिगर और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को दोनों को रेफर करना पड़ेगा। राइट, दोनों को जो है वो रेफर करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस वजह से मॉडिफिकेशन हुई थी वो अनरिजॉल्व तो है, लेकिन अब वो इममटीरियल हो चुका है हमारे लिए। राइट, वो रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। फिर से बोलता हूं, मॉडिफाइड था, अनरिजॉल्व है, इममटीरियल है। करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई तो होगा, लेकिन आपका जो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन है उस सेक्शन में आप ये लिखेंगे कि हम लोग अपना ओपिनियन मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑन द कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड फिगर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। लैंग्वेज ये रहेगी कि हम लोग अपना ओपिनियन मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड मैटर्स ऑन द कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड फिगर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। राइट, तो इस बात को आप लोग जो है ऐसे भी समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। देखिए इधर मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है हम लोग जनरली स्पीकिंग उसको करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ओपिनियन देते हैं उसमें रेफर नहीं करते हैं, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है, प्लीज़ ज़रा फॉलो कीजिएगा जो बात मैं बोल रहा हूँ। उसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पिछली बार मॉडिफाइड थी, वो इशू आज भी अनरिजॉल्व है। तो एक तो आप बात ध्यान रखेंगे, आपको करंट पीरियड का ओपिनियन जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको देखना है कि वो जो मैटर था वो आज मटीरियल है या इममटीरियल है, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। अगर वो मटीरियल और रेलेवेंट है आज भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करंट पीरियड के ओपिनियन में आपको कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को भी मेंशन करना है, आपको करंट पीरियड के फिगर्स को भी मेंशन करना है, और आपको ये बताना है कि भाई इनकी वजह से
इनकी वजह से जो मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है। लेकिन अगर वो इममेटीरियल इररिलेवेंट है, मॉडिफाई तो पहले ही हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये समझाएंगे कि वो इममेटीरियल और इररिलेवेंट तो है, लेकिन उसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं किसमें, कंपैरेबिलिटी में, कंपैरेबिलिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड द करंट पीरियड फिगर्स। देखिए, ये देखिए, कंपैरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड फिगर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। तो उसका जो इफेक्ट आ रहा है उस मैटर का, ऑल्दो मैटर जो है वो इररिलेवेंट हो चुका है, इममेटीरियल हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपैरेबिलिटी पे इश्यूज आ रहा है। इसकी वजह से हम लोग जो है अपना ओपिनियन क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन तो यही हो गया। इसमें हम लोग समझा रहे हैं कि मॉडिफिकेशन हुआ क्यों था। आइए देन इसके बाद, अगर आपका सॉलिड एविडेंस है कि भाई पिछले प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट थी लेकिन अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया था, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे क्या वो मटेरियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डेल्ट विद है। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर ना तो इस बार भी हम लोग क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इशू करने वाले हैं करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में, और वहाँ पे लिख देंगे इट इज मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इंक्लूडेड देयर। अब प्रायर पीरियड किसी और ने ऑडिट किए थे और हम लोग क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। उस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में हम लोगों को अदर मैटर पैराग्राफ जो है वो डालना है। लेकिन याद रखिएगा, अदर मैटर पैराग्राफ हम लोग तभी डाल सकते हैं जब लॉ और रेगुलेशन हमें परमिट करता है टू रेफर दी प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट ऑन दी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो अगर प्रायर पीरियड किसी और ने ऑडिट किया था तो हम लोगों को लॉ और रेगुलेशन की परमिशन देखनी है। अगर परमिटेड है हम लोग लॉ और रेगुलेशन से टू रेफर दी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ में बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट किए थे, उसने क्या ओपिनियन इशू किया था, क्यों वो ओपिनियन इशू किया था, और उसकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ डाल के ये बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है और हमारे ऊपर जो 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उससे रिलीफ नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है तो 510 में जो हमारी ओपनिंग बैलेंस और अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर रिक्वायरमेंट होती थी वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें बताना पड़ेगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेटेड बनाता हो या इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, है और रहेगी एज पर SA 510। लीजिए, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, और अब हमें जो पढ़नी है वो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके आपको क्या याद रखना है रिपोर्टिंग में। सबसे पहली बात, आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर, आपने अपने ओपिनियन के अंदर जो है वो हर पीरियड को रेफर करना है जिसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट की गई थी। आपको एक बात और बता दूं कि इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अच्छा, तो ठीक है जी, हम जो भी पढ़ रहे हैं बेसिकली एज पर दी थ्योरी, एज पर दी ऐसे रिक्वायरमेंट, बस हम उसको पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर ओपिनियन में हमने हर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करना है जिसमें भी आपने ऑडिट ओपिनियन दिया है। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो प्रायर पीरियड वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर जो आपने ओपिनियन बनाया है वो डिफर करता है आपके पिछले ओपिनियन से। सो बेसिकली ये देखिए, आप ऑडिटर हैं, आपने एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दिया था, अब आप दोबारा जो है उसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और इस कंपनी के इस साल के ऑडिट में यहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंक्लूडेड है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में। आपने यहाँ पे जो ओपिनियन दिया था और आप अगेन जो इस फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे ओपिनियन दे रहे होंगे इस वाले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो डिफर करता है, वो अलग है, राइट। तो क्या होगा, तो उस केस में आपको बताया जा रहा है कि भाई साहब ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है सब्सटैंटिव रीजंस कि वो ओपिनियन डिफरेंट क्यों है। मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आप ओपिनियन दे चुके हैं, यहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे थे और यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रेजेंट की गई है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ भी ओपिनियन, इस पे भी ओपिनियन देना है। मैं इसे ईयर 2 बोल देता हूँ, इसे ईयर 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे आप ईयर 2 पे भी ओपिनियन देंगे, ईयर 1 पे भी ओपिनियन देंगे। ईयर 1 का जो आपका ओपिनियन है जो आपने यहाँ दिया था और जो अब बन रहा है वो डिफरेंट है, तो आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल के, सॉरी अदर मैटर पैराग्राफ डाल के जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब्सटैंटिव रीजंस देने पड़ेंगे कि आपका ओपिनियन डिफरेंट क्यों है। प्रीडिसेसर ने अगर ऑडिट किया था पहले, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीडिसेसर ने ऑडिट करी थी, तो सेम रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं। सेम रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं कि भाई आपको अदर मैटर पैराग्राफ डालना है, उसे बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट करी थी, क्या ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, क्यों वो मॉडिफाइड था अगर था तो, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्या है उस रिपोर्ट में। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, देखिए
आपका जो ऑडिटर था, मतलब आपने कंक्लूड किया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इधर देखिएगा ज़रा, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक ईयर, ये एक ईयर, इसे बोलता हूँ ईयर 1, इसे बोलता हूँ ईयर 2। यहाँ पे ऑडिटर थे मिस्टर एक्स, यहाँ पे ऑडिटर हैं आप, यू, राइट। और आपने ईयर 2 का ऑडिट कर रहे हैं, उसके अंदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है। तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ईयर 2 और ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 1 दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हैं। अब आपने ईयर 1 का देखा कि भाई पुराने वाले ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दे रखा था, लेकिन मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी उसके अंदर, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। तो क्या करेंगे, देखिए। तो अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो दैट अफेक्ट द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच प्रेडिसेसर हैड प्रीवियसली रिपोर्टेड विदाउट मॉडिफिकेशन, यानी कि इसने विदाउट मॉडिफिकेशन ओपिनियन दे दिया था, लेकिन आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई है, तो उस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी है मिसस्टेटमेंट विद द मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस। और अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड की जा रही है और प्रेडिसेसर ऑडिटर न्यू रिपोर्ट इशू कर रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा न्यू ऑडिटर के लिए ऐसे 560 शुरू हो जाएगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके, तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड की जा रही है और ऑडिटर न्यू रिपोर्ट जो इशू कर रहा है, तो उस केस में आप जो है वो सिर्फ करंट पीरियड पे रिपोर्ट करेंगे। दैट्स इट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ करंट पीरियड तक जो है वो मानी जाएगी। अब आप बोलोगे अगर वो अमेंड नहीं करता, न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करता, तो उस केस में आप दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट कर दोगे और आप बता दोगे कि भाई साहब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो है वो मॉडिफाइड है, अपने ओपिनियन में आप लिख देंगे। देन अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों ने अदर मैटर पैराग्राफ में बताना है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं है। और साथ साथ में आपको याद रखना है कि किसी भी तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहाँ पे मेंशन्ड है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंशन्ड है आपकी एस्से नंबर 510 में, आप उससे जो है बिल्कुल भी रिलीव नहीं होते हैं किसी भी तरीके से। मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है, ओके, तो आप उससे रिलीव जो है बिल्कुल नहीं होते हैं किसी भी तरीके से। लीजिए, इतना बहुत है आपके एग्जाम्स के लिए, और बस अब जाइए एग्जाम में फोड़ के आइए बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, ऑल द बेस्ट।